couldn't come to school because he was ill. He was sick इसको बोल सकते हैं। प्रोनाउन जो होता है, हमने क्या कहा कि जो प्रोनाउन जो होता है वो किसी नाउन के बदले में प्रयोग होता है। नाउन के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन बोलते हैं। तो हम यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं कि राम couldn't come to school because he was ill। यहाँ ही जो है, ही वो प्रोनाउन है, ये राम के लिए प्रयोग हो रहा है। राम स्कूल नहीं आ सका क्योंकि वह बीमार था। तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि प्रोनाउन जो होता है वो संज्ञा के बदले में आता है, उसको प्रोनाउन बोलते हैं। तो राम couldn't come to school because he was ill, यहाँ ही जो है वो प्रोनाउन है, इसलिए राम के लिए ये आया है, राम के बदले में। बार बार हम राम को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं कि नाम को बार बार, इसके लिए इस ही का प्रयोग किया है हमने। यही राम के लिए आया है, राम के बदले में आया है, इसलिए यह एक प्रोनाउन है। तो हम लोग समझ गए प्रोनाउन को। अब जो तीसरा है, अब जो तीसरा भेद है वो है एडजेक्टिव। इसको हिंदी में विशेषण बोलते हैं। विशेषण, हिंदी में इसको विशेषण बोलते हैं। वैसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़ के, ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़ के उसके नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में कुछ वृद्धि करे, कुछ ऐड करे, उसके अर्थ का विस्तार करे। अंडरस्टूड? मैंने कहा कि एडजेक्टिव वैसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ लगकर, जुड़कर किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के अर्थ, नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में कुछ वृद्धि करे। जैसे शी इज ए ब्रेव गर्ल। ब्रेव गर्ल। शी इज ए ब्रेव गर्ल। जैसे तो ये इसको देखते हैं हम लोग, ये गर्ल जो है वह एक बहादुर लड़की है। ठीक है, तो मैंने कहा कि एडजेक्टिव ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़कर उसके अर्थ में कुछ और वृद्धि करता है। तो ये गर्ल एक नाउन है जिसके साथ ब्रेव एडजेक्टिव जो है जुड़ गया है, तो बहादुर लड़की इसका अर्थ बना है ब्रेव गर्ल का। तो गर्ल एक नाउन है जिसके साथ ब्रेव शब्द जुड़ा है। ब्रेव मतलब बहादुर होता है। वो जुड़ करके ये इस गर्ल के बारे में अतिरिक्त सूचना दे रहा है, इसके गर्ल के बारे में कुछ और ऐड कर रहा है, गर्ल के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन बढ़ा दिया, उसके अर्थ को और विस्तार कर दिया, इसके परिधि को बड़ा कर दिया। ये ब्रेव, तो ये एडजेक्टिव है ब्रेव। दूसरा देखते हैं, आई नो दैट बॉय। दैट बॉय, बॉय यहां नाम है, इसके साथ दैट लगा है। मैं उस लड़के को जानता हूं। मैं किस लड़के को जानता हूं? मैं उस लड़के के जानता हूं, मैं अमुक लड़के को जानता हूं, मैं फलाना वही लड़का है जिसको मैं जानता हूं। तो ये बॉय के बारे में अतिरिक्त सूचना दे रहा है, बॉय के बारे में एक्स्ट्रा कुछ बात कर रहा है कि उसी लड़का को मैं जानता हूं। उस लड़का, एक पार्टिकुलर लड़का को इंडिकेट कर रहा है ये दैट। तो ये इसके अर्थ में वृद्धि किया, तो ये एडजेक्टिव है दैट। You have 5 mangoes. 5 mangoes.
तुम्हारे पास 5 आम है। कितने आम है? मैंगो आम, मैंगो नाउन है, इसके साथ 5 जुड़ गया, तो ये इसके बारे में अतिरिक्त इसके अर्थ को और बढ़ा दिया 5 जुड़ करके, इसके बारे में और सूचना का विस्तार हो गया, इसके सूचनात्मक का दायरा, इसका सूचनात्मक जो एस्पेक्ट है वो बढ़ गया, इसका अर्थ का विस्तार हो गया। 5 आम, कितने आम? तो 5 आम। सीधे आम रहता, उसके विपरीत यहाँ 5 आम हुआ, मतलब उसका जो परिमाण है, जो उसका संख्या है, उसको बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। तो इस तरह से हमने देखा कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़ करके उसके अर्थ में कुछ वृद्धि करता है, अर्थ का विस्तार करता है, अतिरिक्त सूचना ऐड करता है उसमें, वही विशेषण हुआ। अब जो है वो है एडवर्ब। एडवर्ब, इसको क्रिया विशेषण बोलते हैं, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हिंदी में बोलते हैं। यह जो होता है एडवर्ब, ऐसा शब्द होता है जो किसी क्रिया, जो किसी क्रिया, किसी वर्ब, वर्ब या एडजेक्टिव दोनों के साथ जुड़ करके उसके अर्थ में विस्तार करता है, उसके अर्थ में वृद्धि करता है। जैसे हमने देखा पिछले एडजेक्टिव में कि वो नाउन और प्रोनाउन के साथ जुड़ करके उसके अर्थ में वृद्धि करता है। ये एडवर्ब जो है ये क्रिया के साथ जुड़ करके उसके अर्थ में वृद्धि करता है, क्रिया को क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है, उसके अर्थ में वृद्धि करता है, उसको और उसका डिटेल में उसको बताता है। तो जैसे रवि रन्स फास्ट, रवि तेज दौड़ता है। यहां रन के साथ ये जुड़ा है फास्ट, रन जो है क्रिया है, और फास्ट दौड़ता है। तो कैसे दौड़ता है? धीरे दौड़ता है कि तेज दौड़ता है कि कैसे दौड़ता है? तो तेज दौड़ता है, तो क्रिया के अर्थ में वृद्धि कर रहा है, क्रिया के अर्थ का विस्तार कर रहा है, क्रिया के परिधि को बड़ा कर रहा है, उसके बारे में अतिरिक्त सूचना बढ़ा रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। अब अगला जो है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, इसको संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं, संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, अव्यय। यह एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़कर उस नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध को व्यक्त करता है। प्रीपोजिशन ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़कर, किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन, वो नाउन या प्रोनाउन के व्यक्ति या वस्तु या स्थान ही होगा, उस नाउन या प्रोनाउन का किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध को दर्शाता है, संबंध को व्यक्त करता है। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मैं संगीत का शौकीन हूं, हिंदी में इसको बोलेंगे मैं संगीत का शौकीन हूं।
तो फॉन्ड ऑफ, या ऑफ जो है वो क्या है, वो प्रीपोजिशन है। वो म्यूजिक एक नाउन है जिसके साथ वो जुड़ा है। मैंने जैसा कहा कि वो किसी नाउन प्रोनाउन के साथ जुड़कर उस नाउन या प्रोनाउन के किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध को व्यक्त करता है। तो फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक जो है वो म्यूजिक के साथ ऑफ लगा है, जो प्रीपोजिशन है वो म्यूजिक के साथ इसका संबंध दिखा रहा है। म्यूजिक के साथ मेरा संबंध दिखा रहा है। ये ऑफ जो बीच में आ गया है, यह मेरे और म्यूजिक के बीच के संबंध को जो है व्यक्त कर रहा है। तो ये प्रीपोजिशन हुआ। A little cat sat under a tree. एक छोटी बिल्ली एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तो इसको क्या बोलते हैं, लिटिल कैट सैट अंडर ए ट्री। अब अंडर जो है यहाँ इस पर फोकस कीजिए। अंडर एक प्रीपोजिशन है, जो ट्री एक नाउन है, इसके साथ लगा है, और लिटिल कैट और ट्री के बीच जो है वो रिलेशन को दिखा दिया कि यह लिटिल कैट जो है ये ट्री के नीचे है, ट्री के अंडर है। मतलब लिटिल कैट और ट्री के बीच का ये एक रिलेशन, एक संबंध दिखाने वाला एक शब्द है, इसलिए यह प्रीपोजिशन है। तो हमने प्रीपोजिशन देख लिया दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कंजंक्शन। अगला जो भेद है, वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन इसको बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। ये क्या होता है, ये दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का काम करता है। किसी वाक्य में दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का काम करता है, या दो और सेंटेंस के बीच में दो जो क्लॉज हैं उनको भी जोड़ने का काम करता है। सिर्फ नाउन या प्रोनाउन को नहीं जोड़ता तो जोड़ता ही है, साथ साथ दो क्लॉजेज जो हमने बताया वाक्य, उन दोनों को भी जोड़ने का काम करता है। जैसे राम एंड श्याम आर माई ब्रदर्स। राम एंड श्याम आर माई ब्रदर्स। तो राम और श्याम मेरे भाई हैं। तो एंड पर यहां फोकस कीजिए। एंड जो है राम और श्याम को जोड़ रहा है, राम और श्याम को जोड़ रहा है एंड। तो एंड जो है यहां कंजंक्शन है। उसी तरह से I came fast but missed the train. इसमें दो आई केम फास्ट बट मिस द ट्रेन, बट पर फोकस कीजिए। आई केम फास्ट एक जो है सो मतलब वाक्य है, क्लॉज है, उपवाक्य है। दूसरा बट आई मिस द ट्रेन मतलब बट आई मिस द ट्रेन, ये दूसरा उपवाक्य है, क्लॉज है। ये दोनों को बट जोड़ रहा है बट से, इसलिए बट यहाँ कंजंक्शन है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कंजंक्शन को।
अब जो अंतिम है वो है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। जो अंतिम जो भेद है, शब्द भेद, अंतिम पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, इसमें है विस्मयादि, विस्मयादि बोधक अव्यय, अव्यय। इंटरजेक्शन, इसमें क्या होता है कि वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हमने देखा कि किस तरह से कोई सीन या कुछ ऐसा कोई दृश्य या कोई कुछ सुन करके, दृश्य देख करके या सुन करके जो हमारे सडन बर्स्ट ऑफ इमोशन होता है, उसको हम लोग जो एक्सप्रेशन जो उसके लिए जो देते हैं वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। वही जो इमोशन जो होते हैं, सडन इमोशन जो होते हैं, वो जो सडन इमोशंस जो बर्स्ट होते हैं हमारे माइंड में, उसको सूचित, वो जो उनको जिन शब्दों से सूचित किया जाता है उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। हमने किसी ऐसा दृश्य को देख लिया, जैसा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हमने देखा था कि सडन बर्स्ट ऑफ इमोशन, प्रभावशाली भावनाएं एकाएक आ गई दिमाग में, स्ट्रॉन्ग इमोशन आ गए, तो हमने कुछ कह दिया तो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। तो उसको कहने में जिन जिन शब्द का हमने कुछ विशेष शब्द का प्रयोग किया, कुछ विशेष स्पेशल एक्सप्रेशन का जो है प्रयोग किया, वो व्यक्त करने के लिए, वो एक्सक्लामेशन जो है वो व्यक्त करने के लिए हमने जिन जिन टर्म्स को प्रयोग किया वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे हुर्रा, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। यहां हिंदी में इसको हुर्रे, हम मैच जीत गए, तो ये हुर्रा, वही हुर्रे जो हिंदी में होता है, ये हुर्रा जो शब्द हमने प्रयोग किया, हुर्रा, ये जो है सो इंटरजेक्शन है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। ये एक्सप्रेशन हमारे सडन इमोशन को जो है सो जो एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, ये टर्म्स, तो इन टर्म्स को जो है इंटरजेक्शन बोलेंगे। अलास, ही died last night, last night, last night। ओह, अलास अंग्रेजी में बोलते हैं उसको, हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे? ओह, वह पिछली रात मर गया, दुख जताया जा रहा है। अलास, अलास, दुख जताने के लिए कोई मरता है या कोई बहुत ही कोई जो दयनीय घटना घट जाती है, बहुत ही जिस पर करुणा, कंपैशन वाली जो बात आती है, उसमें इसका अलास का प्रयोग करते हैं। तो अलास, ये इंटरजेक्शन है, तो ये इंटरजेक्शन है, ये इंटरजेक्शन है। तो हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच वो किस जो शब्दों उनको जो किसी वाक्य में उनके प्रयोग के आधार पर वो अलग अलग वर्गों या भागों में विभाजित करते हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं वो भाग। और वो उनके कितने कैटेगरी है, मतलब उनके कितने भेद हैं, हमने 8 जो भेद देखा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनको हमने डिफाइन किया, इनके एग्जांपल देखे हमने डिस्कस किया, और आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे तरह से ग्रैस्प किया हो। और अगर कुछ इसमें अभी कुछ कंफ्यूजन रह भी गया हो तो हम लोग धीरे धीरे आगे के क्लासेज में जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग अलग टॉपिक वाइज जो है वो डिटेल में एनालिसिस करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे, तो उस समय आपको का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा। तो आज की हमारी क्लास जो हुई उसमें हमने सेंटेंस को डिफाइन किया, फिर उसके बाद सेंटेंस का क्लासिफिकेशन किया, उनके काइंड्स देखे, फिर उसके बाद सेंटेंस के कंपोनेंट्स की बात की, फिर उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन किया, उसके काइंड्स को जो है हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।